बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज जो आपका लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज के अंदर जो फर्स्ट लेवल कहलाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजीज लेवल फर्स्ट स्ट्रेटजी कहलाता है, वो कहलाता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम इसको टॉप लेवल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ है, जैसे आपको याद हो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, CEO हैं, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होता क्या है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के अंदर हम देखें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज टॉप लेवल स्ट्रेटजी होती है, और इसके जो अंडर स्ट्रेटजीज आती हैं वो आती हैं आपकी बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज आती हैं। जैसे कि हम बात करें कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज का जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है, इट इज़ बेसिकली द ग्रोथ डिज़ाइन ऑफ द फर्म, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्शन क्या रहेगा, एक्सटेंड क्या रहेगा, पेस क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा फर्म की ग्रोथ का। तो ये सब चीज़ें हम DEPT ग्रोथ, DEPT ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन, एक्सटेंट एंड पेस एंड टाइमिंग ऑफ द फर्म ग्रोथ। ये ग्रोथ अचीविंग स्ट्रेटजी भी कहलाती है, द स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिज़ाइन ऑफ द फर्म। जैसा कि हमने जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि पैक लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है। PEG, P का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी, E का मतलब है एफिशिएंसी और G का मतलब है ग्रोथ। तो यहाँ पे जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो उसका पर्पस क्या रहेगा, ग्रोथ को अचीव करना। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो क्या हैं। तो जब हमने स्ट्रेटजी के लेवल पढ़े थे तो पहले हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट लेवल, तो हमने बोला था टू बी जर्नल, इसको हम जर्नल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। द फॉलोइंग आर द सम जर्नल फीचर ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। पहला क्या है कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किसके द्वारा होती है, फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था DEPT ग्रोथ, तो ग्रोथ के लिए बनाई जाती है। और ये ग्रोथ जो हमें अचीव करनी होती है, कब अचीव करनी होती है बोलो, लॉन्ग टर्म या फ्यूचर में क्या अचीव करनी होती है। इसके अलावा ये स्ट्रेटजी क्या करती है, जो आपके बिजनेस लेवल हैं, जो हैं फंक्शन लेवल हैं, उन सबको क्या करती है, इंटीग्रेट करती है। कंसिडर ऑल द एलिमेंट ऑफ द बिजनेस। ये स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होती है कि जब ये बनाई जाती है तो उस समय तो ये माना जाता है कि यदि टाइम टू टाइम कोई चेंज आएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल भी होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्शन ओरिएंटेड। ये जो स्ट्रेटजी है नॉट ओनली प्लानिंग पर ध्यान देती है बट ऑल्सो एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग पर ध्यान देती है। गोल ओरिएंटेड स्ट्रेटजी भी होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, ग्रोथ है और आपकी स्टेबिलिटी है और सर्वाइवल है। तो ये सब गोल जो हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तब हम प्लान करके रखते हैं कि ये गोल जो है हमें आने वाले टाइम के अंदर अचीव करने हैं। तो आने वाले टाइम का मतलब है जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी रहता है वो ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रहते हैं। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ये पर्पसफुल क्यों है, क्योंकि पर्पसफुल इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसके साथ साथ हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, चेंजेस रखना है और उन ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, अचीव करना है, ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है हम उसमें अपने पर्पस को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। इट डज़ नॉट इंक्लूड अननेसेसरी एक्टिविटीज़ और एलिमेंट। देखो एफिशिएंट पर्सन तब माना जाता है जब टाइमली कोई टास्क कंप्लीट होता है। हमने पहले भी बात की थी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसीज जो देखी जाती है वो किसके अंदर देखी जाती है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज के अंदर, फॉर्मुलेशन के अंदर हम एफिशिएंसी को देखते हैं। फिर आता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें, सपोज हम एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हैं लेकिन वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ कल्चर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और आपका ग्राउंड, ये सब चीज़ें नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखें ऑल एक्टिविटी ऑफ द स्ट्रेटजीज वेल कोऑर्डिनेटेड वहाँ पे नहीं है। तो जो आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज है वो ऑल स्ट्रेटजीज को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सिग्नोनाइज करता है। सिग्नोनाइज का मतलब ये हुआ कि ऑल एक्टिविटी ऑफ द स्ट्रेटजी आर वेल कोऑर्डिनेटेड। अलाउंसेस फॉर अनसर्टेनिटी, जैसे कि हम मानते हैं जब हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जब स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की जाती हैं तो उनमें काफ़ी टाइम गैप रहता है। तो उस टाइम गैप के
अंदर कुछ अनसर्टनिटीज़ आ सकती हैं, कोई कंटीजेंसीज आती हैं, तो उन कंटीजेंसीज के लिए हम पहले से ही क्या करते हैं, प्रोविज़न बना के चलते हैं इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर DEPT ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज करेंगे। आपको याद हो, जब हम बात करते हैं इंटरनल की, इंटरनल में स्ट्रेंथ वीकनेस को रखते हैं। जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेड्स की, तो हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, तो हम एक्सटर्नल के अंदर अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स को रखते हैं, इंटरनल के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस को रखते हैं। तो हमें जब स्ट्रेटजीज़ बनाती होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़, तो हम सबसे पहले अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैच करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स के साथ। आपको याद हो, जब हमने SWOT एनालिसिस, टाउस मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने इनको मैच किया था। तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है, हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन utilization of the resources, it is concerned with perceiving opportunity and threat and seizing initiative to cope up with them। कि ये हमें ना तो खाली स्ट्रेटजीज़ के अंदर थ्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है, बल्कि उन्हें मैच करने में भी हमें क्या करता है, हेल्प करता है। इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट मैनर में, बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम क्या करते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। जैसा कि हम देखें कि जब टॉप लेवल कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, तो उसको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उस डिसीजन का कोई बेसिस होता है। तो वो जो बेसिस हमें कौन प्रोवाइड कराते हैं, ये स्ट्रेटजिक्स मैनेजमेंट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग हमने देखा था कि हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी लेते हैं, हम डे टू डे डिसीजन भी लेते हैं, तो उन सभी तरह की डिसीजन में हमें क्या करती हैं, ये हेल्प भी करती हैं। फिर आता है रोल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़। जैसा कि हमने पहले SM की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, ऐसे ही हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के जो अल्टरनेटिव हमने यहाँ पे देखे हैं कि वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, वो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प कर रहा है, वो अलाउंसेस ऑफ अनसर्टेनिटी के हमारे बताता है, हमें सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, हमें पर्पसफुल बनाता है, गोल ओरिएंटेड बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें बताता है और इंटीग्रेट करता है, ताकि हम लॉन्ग टर्म में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो ये सब इम्पोर्टेंट रोल माने जाते हैं, किसके बोलो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के माने जाते हैं। आपको याद हो, जो हमने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, तो आपको याद हो, हमने पढ़ा था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमने क्या दी, डायरेक्शन दी, याद हो आपको, पर्पसफुल हमें बनाया, लॉन्जिबिलिटी आई, लॉन्जिबिलिटी मतलब है दीर्घायु, ऑर्गेनाइजेशन की दीर्घायु आए, हमारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी वो क्या हुई, एडवांस हुई, हमने बेटर डिसीजन लेने सीखे, वो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म हमारे लिए निकला, जो कॉस्टली मिस्टेक थी हमने उनको क्या किया, अवॉइड किया। तो ऐसे ही रोल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर जो ग्रोथ ऑब्जेक्ट है हमारा, वो बिजनेस के एनवायरनमेंट से हमें क्या करता है, उसको अलाइन करने में हेल्प करता है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इन द फर्स्ट प्लेस एंश्योर growth of the firm and ensure the correct alignment of the firm with its environment। इसके अलावा हमने देखा था कि स्ट्रेटजी जब बनाई जाती हैं और जब इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो स्ट्रेटजी एज पर प्लान है या फिर नहीं है, तो ये वहाँ पे हमें स्ट्रेटजिक प्लानिंग गैप से पता लगता है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज लेवल हमें इस प्लानिंग गैप को फिल करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। यदि हम इन सब चीज़ों को देखें, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाते समय इन सब पॉइंट को कंसिडर करेगा, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे होगा। तो हम यही बोलते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज का रोल क्या है, इट ऑल्सो हेल्प बिल्ड द रिलीवेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कि हम अपनी आने वाली अपॉर्चुनिटी को क्या करें, वो लोग अकम्प्लिश करें, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हम क्या करें, पूरा करें। तो इस तरीके से हम देखें तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ जो आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो, सर्वाइवल हो, स्टेबिलिटी हो, उन सब में हमें क्या करता है, बोलो, हेल्प करता है। तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ के कुछ अल्टरनेटिव भी वहाँ देखेंगे। वहाँ पे ग्लूक एंड जोज ने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की अल्टरनेटिव स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन जिसको हम बोलते हैं, रिट्रीचमेंट, कॉम्बिनेशंस, उनके बारे में बताया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम स्ट्रेटजिक
अल्टरनेटिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस ग्लूक एंड जोस ने जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अल्टरनेटिव दिए थे, इन्हीं को ही हम ग्रैंड स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव या डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव भी बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।